नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और मेरे साथ आज आदित्य है। अगेन ये वीडियो में हम एक एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है धर्माज क्रॉप साइंसेस। ये चैनल पे मैंने काफी अलग अलग एग्रोकेमिकल्स के जो वीडियोज है वो क्रिएट किए, काफी इन डेप्थ वीडियोज है, जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज है, मेघमनी ऑर्गेनिक्स है, एस्टेक लाइफ साइंसेस है। तो ये जो वीडियोज है उसका क्रिएट करने का पर्पज यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और एग्रोकेमिकल्स में जनरली क्या होता है कि हर एक कंपनी अलग होती है। जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज का मॉडल यदि आप देखोगे तो क्रैम्स बेस्ड मॉडल है। मेघमनी ऑर्गेनिक्स के केस में आप देखोगे तो दो पार्ट आ जाते हैं बिजनेस के, एक पिगमेंट का पार्ट है, एक एग्रोकेमिकल्स का पार्ट है। धर्माज ये जो हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी आप देखोगे दो पार्ट है, एक जो है वो B2B बिजनेस है, एक जो है वो B2C बिजनेस है। इसमें भी डोमेस्टिक बिजनेस अलग है, एक्सपोर्ट का बिजनेस अलग है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बिजनेस मॉडल्स है। तो जब तक आप उसमें इन डेप्थ नहीं जाते हो तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि क्या ये बिजनेस है और आगे जाके उसका ग्रोथ क्या हो सकता है। इसके अलावा हमने बेस्ट एग्रो लाइफ को भी कवर किया था, उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। तो ये जो सारे वीडियोस है यदि आपने उनको देखा नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उनको जरूर देख सकते हो। काफी आपको उससे नॉलेज मिल जाएगा। काफी लंबे वीडियोस भी है। हम पर्पसफुली थोड़े लंबे वीडियोस क्रिएट करते हैं ताकि हम सारा जो डेटा है वो कवर कर पाए, कंप्लीट जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझा पाए। इसीलिए ये जो वीडियोस है वो थोड़े लेंथी हो सकते हैं, बट जरूर आप ये वीडियोस को कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट इससे नॉलेज मिल जाएगा टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट दिस बिजनेस। तो धर्माज क्रॉप साइंसेस के बारे में सिमिलरली हम एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ ये वीडियो में शेयर करेंगे, जिसमें हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये प्रोडक्ट्स में क्या क्या कंपटीशन है इसके बारे में देखेंगे, उनके पास कितनी कैपेसिटीज है करंटली। ये जो कंपनी है करंटली, मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ पहले। तो वो फॉर्मुलेशंस में है, मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है उनके फॉर्मुलेशन से ही आते हैं। आगे जाके वो कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने वाले हैं उनके इंटरमीडिएट्स एंड टेक्निकल्स के रिगार्डिंग। आप यहाँ पर वैल्यू चेन देख सकते हो। काफी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जनरली एग्रोकेमिकल्स में की स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं, फिर इंटरमीडिएट्स आते हैं, फिर टेक्निकल्स आते हैं एंड फाइनली फॉर्मुलेशंस आते हैं। And to manufacture the formulation is the easiest thing compared to manufacturing intermediates and technicals. तो इंडिया में जनरली क्या होता है कि फॉर्मुलेशंस लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके लिए जो टेक्निकल्स या इंटरमीडिएट्स लगते हैं वो जनरली चाइना से वो आप देखोगे तो प्रोक्योर करते हैं, बिकॉज चाइना से प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम होता है कंपेयर टू इंडिया से प्रोक्योर करना। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैं अभी इनिशियली शेयर कर रहा हूँ, बट आगे जाके हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे उनके अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो रिपोर्ट्स है उनको कैसे एनालाइज करना है ये भी हम देखेंगे। तो ये जो वीडियो है वो काफी डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो जरूर ये वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद ये जो कंपनी है उसका बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है, एंड फिर आगे जाके ये वीडियो में हम काफी डिटेल में सब अलग अलग टॉपिक्स के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो धर्माज की बात करूँ तो 2015 में कंपनी शुरू हुई थी और उन्होंने एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन से शुरुआत की थी अहमदाबाद में। तो 8 साल हो गए ऑपरेशंस को एंड दे आर राइट नाउ इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशंस। तो कई प्रकार के फॉर्मुलेशंस करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है एंड माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड एंटीबायोटिक्स। सो दीज आर सम ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द फॉर्मुलेशंस। They supply these formulations to both B2B and B2C customers, and they also export their products to more than 20 countries in the world. The company has recently concluded an IPO of 251 crores. ये IPO नवंबर 2022 में conclude हो गया था। तो ये IPO क्यों किया था वो जान लेते हैं। तो they did this IPO to fund their capex at Saika, जिसकी मैं बात करूंगा, fund the working capital requirements, debt repayment and general corporate purposes. So this was the rationale of the IPO. अब आते हैं उनके बिजनेस पे। तो दो बिजनेस डिविजन्स है, एक ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का है, एक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है। तो ये जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का बिजनेस है वो लोग अपने खुद के ब्रांडेड जेनरिक्स बेचते हैं वाया द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, कंपनी सप्लाइज बल्क फॉर्मुलेशंस इन ऑल काइंड्स ऑफ पैकेजिंग टू देयर कस्टमर्स विच इंक्लूड MNCs, लार्ज इंडियन कंपनीज, मीडियम एंड स्मॉल इंडियन कंपनीज, and the company also exports these products to customers in the international markets. तो दोनों बिजनेसेस को इन डेप्थ में आगे कवर करूंगा। तो दोनों को कवर करने से पहले एक मार्जिन प्रोफाइल पे पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जो ब्रांडेड बिजनेस है उसमें जनरली ग्रॉस मार्जिन्स 30 to 35% के होते हैं और EBITDA मार्जिन्स 14 to 16% के होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है उसमें ग्रॉस मार्जिन्स 15 to 20% के होते हैं, EBITDA मार्जिन्स 10 to 11% के होते हैं। और जो करंटली वो लोग टेक्निकल्स का प्लांट लेके आ रहे हैं तो उसमें
ग्रॉस मार्जिन्स 28 to 30% होंगे एंड EBITDA मार्जिन्स would be around 20%. राइट। तो यहाँ पे अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड आदित्य, जैसे कि आपने बताया कि ये कंपनी का आईपीओ के लिए उन्होंने लगभग 250 करोड़ रेस किए थे। सम पार्ट वाज फॉर द वर्किंग कैपिटल एंड अनदर पार्ट वाज फॉर कि जो उनके आगे के कैपेक्स आने वाले हैं। तो जब भी आप कोई एग्रोकेमिकल बिजनेस को स्टडी करोगे तो वर्किंग कैपिटल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिजनेस में, बिकॉज ये बिजनेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी जो है वो उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है जब भी वो सीजन जो है वो शुरू होता है, बिकॉज ये थोड़ा सीजनल बिजनेस है बेस्ड ऑन जो मानसून आता है उसके अकॉर्डिंगली। तो वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग एनी एग्रोकेमिकल बिजनेस। हमने काफी अलग अलग बिजनेसेस को कवर किया है, उनके वर्किंग कैपिटल को भी मैंने समझाया था। तो अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग पंजाब केमिकल्स ने उनका जो वर्किंग कैपिटल है दे हैव मैनेज इट वेरी वेरी वेल टिल नाउ। बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज का यदि आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस्ड होता है, उनकी इन्वेंटरी बहुत ज्यादा होती है। यदि आप इंडिया पेस्टिसाइड्स देखोगे तो उनका भी इन्वेंटरी ज्यादा है। बेस्ट एग्रो लाइफ के केस में भी यही सिचुएशन है कि उनका इन्वेंटरी बहुत ज्यादा है, रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। यदि आप फर्स्ट हाफ 2024 का भी रिजल्ट देखोगे तो उनके रिसीवेबल्स लगभग 1012 करोड़ के, इट इज अ ह्यूज रिसीवेबल्स। तो इसमें जनरली क्या होता है, आदित्य आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेगा, तो आपको पहले इन्वेंटरी बना के वो मार्केट में प्लेस करना पड़ता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स के पास, एंड बाद में वो जो फार्मर है वो ये इन्वेंटरी को पिक करते हैं एंड देन दे पे इट। तो ये जो साइकिल है वो बहुत बड़ा साइकिल हो जाता है, एंड कुछ केसेस में यदि आप देखोगे ड्यू टू बैड मानसून या ड्यू टू बैड एनवायरमेंट ये जो इन्वेंटरी है वो रिटर्न आ जाता है, वो सेल ही नहीं होता है। तो इसी वजह से वी हैव टू ट्रैक एक्चुअली कि कितने सेल्स रिटर्न से हम आगे जाके एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यूज भी ट्रैक करेंगे एंड कुछ कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज के साथ भी कि ये कंपनी के सेल्स रिटर्न्स कितने हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। सिर्फ रेवेन्यूज को ट्रैक करके मतलब नहीं है, बिकॉज वो जो रेवेन्यूज है वो क्वार्टर के वो फर्स्ट हाफ के है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो रेवेन्यूज में से कितने जो एक्चुअल नंबर ऑफ पैकेट्स है या वॉल्यूम है वो रिटर्न आता है, दैट इज द नेट रेवेन्यू, दैट एक्चुअली यू हैव टू ट्रैक। तो ये जो एक दो मैट्रिसेस है आपको एग्रोकेमिकल्स कंपनीज जब आप स्टडी करोगे that would be very useful to understand more about these businesses. So let's continue Aditya with discussion about the Dharmaj. ओके, तो बिजनेस मिक्स जान लेते हैं। तो यहाँ चार्ट पे आप बिजनेस मिक्स देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट 27 to 30% हैज बीन फ्रॉम द B2C बिजनेस, और जो रिमेनिंग है दैट हैज बीन द B2B बिजनेस। B2B बिजनेस में भी जो एक्सपोर्ट्स है वो 10 to 11% के रेंज में रहे, एंड जो डोमेस्टिक है उसी ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो इसकी वजह से उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आया वो अपन आगे जाके कवर करेंगे। तो नाउ लेट्स कम टू देयर ऑपरेशंस। तो जैसा मैंने पहले बोला, कंपनी के करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अहमदाबाद में, एंड उनके फॉर्मुलेशंस के लिए वो लोग टेक्निकल्स बाहर से सोर्स करते हैं। तो सम ऑफ द टेक्निकल्स विच दे सोर्स आर मैनकोजेब, क्लोरपाइरिफॉस, लैम्डा साइलोथ्रीन, थायमिथॉक्सैम एंड साइपरमेथ्रिन। सो ये 5 टेक्निकल से बेसिकली उनके सारे फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट्स बनते मोस्टली। तो दे डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स विद देयर सप्लायर्स। The raw materials are mostly sourced from third-party suppliers or the open market. The terms and conditions for product quality, return policy, pricing and production volumes are negotiated for each purchase order. तो हर purchase order पे थोड़ा negotiation होगा, एक fixed set नहीं रहता है कंपनी का कि इसी प्राइस में लेंगे, इसी क्वालिटी रेंज में लेंगे। फॉर्मुलेशंस में आप इस चार्ट में देख सकते हो, उन्होंने अपनी कैपेसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ाई है। तो FY19 में 6500 थी और FY23 में 25,500 तक रीच किए, तो ऑलमोस्ट 4x ग्रो किया ओवर टाइम। दे मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्मुलेशंस इन द कैटेगरीज विच आई हैव कवर्ड अर्लियर। तो अभी आते हैं एक एक करके उनके बिजनेस समझते हैं। तो पहला ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस देख लेते हैं। तो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस में हर कैटेगरी में उनके की प्रोडक्ट्स क्या है वो देख लेते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स में दे आर पडगाम, लुब्रियो, निलायन, प्रूधर एंड रेमोरा। फंजीसाइड्स में गगनदीप, साजाग, लोकराज, रिश्मत और कविराज। हर्बिसाइड्स में धरोजर, आत्माज, रोडुलार, मोहक, सदावाइरम। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में रुजुता, ग्रीनोका, सुरवीरा और स्टेबिलाइजर। एंड फाइनली जो उनका एंटीबायोटिक्स और माइक्रो फर्टिलाइजर्स है उसमें जीकासल, असुको, थंडाज, जुआटा और रिटार्डो। तो ये बेसिकली उनके सारे कैटेगरीज के की प्रोडक्ट्स है। तो ये जो फॉर्मुलेशंस है, मैंने B2C फॉर्मुलेशंस हर वीडियो में बोला है कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पैन इंडिया है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 13,500 रिटेल टच पॉइंट्स है,
4,800 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड दे हैव प्रेजेंस इन 20 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स की बात करो तो अब भी रिसेंटली 300 डीलर्स ऐड किए, तो 4,500 था, 4,800 हो गया, तो रिसेंटली अभी ऐड किया है। दे हैव टाइड अप विद अ टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन। दिस विल हेल्प द डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स विद द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड बिलिंग डिटेल्स, generating multiple reports, sales analysis and other information. The company is right now under the implementation stage of for this application with the partner who has expertise in agrochemicals. Company also proactively does demand generation activities. They do the dealer distribution engagements, farmer education करते हैं. They do all kinds of marketing and distribution activities to push their products. क्योंकि agrochemicals में it's basically a push business. आप फार्मर को जब तक नहीं बताओगे कि ये प्रोडक्ट उनको कैसे हेल्प करेगा, वो लोग ये प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली अपना सेल्स फोर्स एक्सपांड किया, जो आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो 66 का सेल्स फोर्स FY19 में था एंड रिसेंटली 180 तक पहुंच गए एज ऑफ FY23। तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्च किया वो आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑलमोस्ट 1% स्पेंड किया ऑन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। And if you compare it with a player like Dhanuka almost 5 to 6% spend करता है on their marketing and distribution. तो versus an established player which has a track record of almost 30 to 40 years, ये लोग ने 8 साल में with minimum marketing spend they have been able to create a decent brand, जो मैं आगे जाके उनके ITI में कवर कर लूंगा। राइट, तो यहाँ पे धनुका का जैसे कि आपने एक कंपैरिजन दिया, तो आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंट्स। तो आई थिंक धनुका इज प्रोबेबली द बेस्ट कंपनी विच इज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया उनके डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बिजनेस क्रिएट किया है फॉर द डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, आई डोंट थिंक बाकी ऐसा कोई कंपनी है जिन्होंने इतना एफिशिएंटली वो बिजनेस डेवलप किया है। बट यहाँ पे यदि आप रिसेंटली देखोगे तो उनका जो ग्रोथ है दैट हैज रिड्यूस्ड अ बिट, बिकॉज जो बेस है वो काफी बढ़ गया है और इसके वजह से जो वैल्यूएशन है वो ये कंपनी को थोड़े कम मिलते हैं। दैट इज नॉट द केस विद धर्माज, क्योंकि धर्माज का जो बेस है वो काफी स्मॉल है। कंपनी ने गाइडेंस दिया है आगे जाके लगभग अबाउट 25-30% ग्रो करने का। 24 में तो वो बोल रहे कि लगभग 35 to 40% रेवेन्यूज का वो ग्रोथ कर सकते हैं। 2030 तक वो 2000 करोड़ के रेवेन्यूज अचीव करने की बात कर रहे हैं, जो आज लगभग 500 करोड़ का है। तो ग्रोथ ऑलवेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एटलीस्ट इन इंडियन मार्केट्स टू वैल्यू द कंपनी। जो कंपनी कितना भी अच्छा है, उनके रिसीवेबल्स कम है या इन्वेंटरी कम है, वर्किंग कैपिटल उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है, बट ऐसे कंपनीज को मार्केट वैल्यू नहीं करता है प्रॉपरली इन इंडिया। बट कंपेयर टू दैट यदि आपके पास अच्छा ग्रोथ है तो डेफिनेटली ये जो कंपनीज है मार्केट वैल्यूज फॉर शॉर्ट पीरियड एटलीस्ट प्रॉब्ली 1 or 2 years के लिए बहुत अच्छे वैल्यूएशन देता है। सो इन्वेस्टर एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट ऐसे बिजनेसेस की जिसमें काफी अच्छा ग्रोथ है और रिसीवेबल्स एंड वर्किंग कैपिटल भी रीजनेबली मैनेज्ड है। इसीलिए हमने एक पंजाब केमिकल जो बिजनेस है उसको आइडेंटिफाई किया था। वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर माइक्रो कैप क्लब ऑल्सो। ये जो बिजनेस है इट्स नॉट अ वेरी बैड बिजनेस, नॉट इट्स अ वेरी ग्रेट बिजनेस, बट उन्होंने उनका वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज किया है और कंपनी में बहुत ज्यादा डेट नहीं है। प्रोडक्ट्स भी उनके इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विच दे हैव, क्लाइंट्स अच्छे हैं। एंड करंटली जो टर्मोइल चल रहा है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, हम उसके बारे में भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बिकॉज चाइना इज बैक इन टू द गेम। काफी इन्वेंटरी है चैनल में, इसके अलावा डिमांड रिड्यूस हो गया है। मोस्टली जो कंपनीज का एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस था यूरोप एंड यूएस में, तो वहां से स्लो डाउन आया है। इसके वजह से यदि आप लास्ट क्वार्टर के और ये क्वार्टर के रिजल्ट्स देखोगे, एक्सेप्ट पीआई इंडस्ट्री, सबके जो रिजल्ट्स है मोर और लेस वो बहुत खराब रिजल्ट्स है। एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली, डोमेस्टिक जो बिजनेस है एग्रोकेमिकल्स के उसमें थोड़ा रिकवरी एटलीस्ट Q2 में हमें दिखाई दे रहा है। बट ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करना है, देन ओनली एक्चुअली ये जो 15-20 अपॉर्चुनिटीज लिस्टेड स्पेस में है एग्रोकेमिकल्स के, यू कैन फाइन ट्यून विद द 1 or 2 अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वही अपॉर्चुनिटीज एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करेगी, प्रोवाइडेड दैट उसमें आगे जाके ग्रोथ आता है एंड यू कैन आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज मच अर्लियर। पंजाब केमिकल्स में यदि आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फॉल नहीं है उसका स्टॉक प्राइस के, जो रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटी है इट इज एक्चुअली स्टेबल। एंड इन दिस सिचुएशन व्हेन होल सेक्टर इज वेरी बैड, यदि आप यूपीएल जैसे जायंट, इट इज प्रोबब्ली नंबर 1 कंपनी इन इंडिया इन एग्रोकेमिकल, उनके जो रिजल्ट्स थे वो भी बहुत खराब थे। तो वही सिचुएशन में पंजाब केमिकल्स के जो रिजल्ट फ्लैट थे, आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इनटू द इंडस्ट्री। तो ये जो डेटा है वो आपको खुद को स्टडी करके देन यू कैन फाइन ट्यून कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है। दिस इज नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस और रिकमेंडेशन और एनी टिप्स, जस्ट वी आर शेयरिंग व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ रीडिंग वेरियस बिजनेसेस। यूट्यूब पे मैंने प्रोबेबली 8-10 बिजनेसेस जो है स्पेसिफिकली टू एग्रोकेमिकल्स
इनके बारे में अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए, इसकी जो लिस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। और इंडिविजुअली भी आप जो अलग अलग बिजनेस है उनको स्टडी करके आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है उसके ऊपर काम करके अलग अलग बिजनेसेस में आप आपके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू अगेन विद द धर्माज, उसका बिजनेस के बारे में और कुछ जान लेते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने सेल्स रिटर्न के मेट्रिक की बात की थी, तो धर्माज का सेल्स रिटर्न आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो इट हैज मोस्टली बीन इन द रेंज ऑफ 1%, कभी 2% तक टच नहीं किया, 2% से हमेशा नीचे रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब अगर आप धर्माज को बेस्ट एग्रो लाइफ से कंपेयर करते हो तो बेस्ट एग्रो लाइफ के ऑलमोस्ट 4 से 5% के सेल्स रिटर्न्स आए, बल्कि इनके 1% ही रहे। वाइल्स एंड बेस्ट एग्रो लाइफ इस मार्केट में धर्माज से काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहा है। तो धर्माज विद इन 8 years ऑफ ऑपरेशंस भी वो लोग इतने कम लेवल पे सेल्स रिटर्न्स रख पाए, तो दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब डन बाय द कंपनी। तो सेल्स रिटर्न्स की बात करनी तो अब ये देख लेते हैं कि उन्होंने ओवर टाइम क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि ओवर टाइम उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। दिस इज टिल H1 FY24। तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच दे हैव लॉन्च्ड इज रेजिपेंट, विच इज बेस्ड ऑन CTPR। तो CTPR में अभी करंटली काफ़ी लोग एंटर हो रहे हैं इंडिया में और काफ़ी लोग एस्टेब्लिश्ड भी है। तो CTPR का ओवरऑल कंपटीशन मैं आपको बता देता हूँ। तो CTPR में PI इंडस्ट्रीज का कॉस्को है, धानु का एग्रीटेक का कवर है, गेटवे का रैलिस का गेटवे है, बेस्ट एग्रो लाइफ का सिटीजन एंड विस्तार है जो मैंने उस वीडियो में कवर किया था, नैटको फार्मा का नेटजेन एंड नेटेरा है, GSP क्रॉप साइंस का हेलीप्रो एंड बैलेट है, इंसेक्टिसाइड्स का मिशन है, और FMC विच इज अमेरिकन MNC उनका कोराजन एंड फर्टेर है। तो दिस इज द ओवरऑल कॉम्पिटिशन फॉर CTPR राइट नाउ। तो ये CTPR या राइनाक्सीपिर जो मॉलिक्यूल है, इट विल सून गो ऑफ पेटेंट, दैट्स व्हाई इस मॉलिक्यूल में इतना कंपटीशन आ रहा है रिसेंटली। राइट। ये फॉर्मुलेशंस के बिजनेस में आप नए प्रोडक्ट्स तो ला रहे हो, बट नए प्रोडक्ट्स को रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं या वो बिक रहे कि नहीं वो कैसे समझेंगे। तो ITI करके एक मेट्रिक है जो मैंने धानुका के केस में भी डिस्कस किया था। तो ITI क्या होता है मैंने वहाँ पे बता दिया था। तो यहाँ पे धर्माज का ITI देख लेते हैं। तो 5% था FY20 में एंड FY23 तक 20% टच कर चुके हैं। तो ये बेसिकली FY20 में जो उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, ओवर टाइम वो प्रोडक्ट्स रैंप अप हुए, ओवर टाइम उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए ये ITI में आप इंक्रीज देख सकते हो। यहाँ पे ITI इज नथिंग बट जो नए प्रोडक्ट्स है उनको रेवेन्यूज आ रहे हैं, दैट इज अ मैट्रिक्स फॉर द ITI, इनोवेशन टर्नओवर इंडेक्स। तो अब ब्रांडेड बिजनेस में उनके ब्रांड्स के लिए क्या क्या कंपटीशन है वो हम कवर कर लेते हैं। तो टेबल में आप देख सकते हो CTPR का मैंने आपको बता दिया था क्या क्या कंपटीशन है, वही सारे प्लेयर्स इस टेबल में विद देयर ओन ब्रांड्स और उनकी अपनी कैपेसिटीज। फिर जो उनका निलायन है जिसमें थायामिथॉक्सम है, तो उसमें क्या क्या कंपटीशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर जो उनका सदावायरम करके ब्रांड है जिसमें विज़ेलोफॉप इथाइल जाता है, तो उसमें और कौन कौन प्लेयर्स है विद देयर ब्रांड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा उनके ब्रांडेड बिजनेस का कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है एज ऑफ नाउ। अब आते हैं उनके इंस्टीट्यूशनल बिजनेस पे। तो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस पे कंपनी जो है वो फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स बेचती है इन अ वेराइटी ऑफ पैकेजिंग टू देयर कस्टमर्स। तो ये बेसिकली आपको बताऊँ तो ये इंस्टीट्यूशनल बिजनेस पे वो लोग 2 टेक्निकल्स या 1 टेक्निकल एक पैकेज में डालते हैं एंड वो लोग अपने कस्टमर को बेचते हैं, फिर वो कस्टमर अपना ब्रांड लगा के फिर वो अपने मार्केट में बेच देता है। तो दिस इज हाउ दिस बिजनेस बेसिकली वर्क्स। तो इस बिजनेस में उनके क्लाइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अतुल है, हेरनबा है, मेघमनी ऑर्गेनिक्स है, कृषि रसायन ग्रुप है, रैलिस इंडिया है और हिमानी इंडस्ट्रीज है। तो ये 6 क्लाइंट्स है उनके इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में। तो ये इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हर कैटेगरी में कुछ की प्रोडक्ट्स है जो वो लोग बेच रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आते हैं उनके केपेक्स प्लान पे। तो राइट नाउ केपेक्स प्लान, ओरिजिनल प्लान 200 करोड़ का था, वो 220 करोड़ का हो गया। तो वो लोग 8000 टन्स का टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स का कैपेसिटी डालने वाले साइका में, विच इज़ अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये साइका का लैंड उन्होंने लीज पे लिया 99 ईयर्स का। तो 200 का 220 करोड़ हो गया एंड दिस कैपेक्स इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑन स्ट्रीम इन Q3 FY24। मैनेजमेंट ने यहाँ पे एसेट टर्न्स के लिए 3x का गाइडेंस दिया है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। द ट्रायल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन December 2023 एंड बहुत जल्द फिर कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो FY24 में थोड़ा बहुत बेनिफिट उनको मिल सकता है एंड फिर मेजर बेनिफिट FY25 में आ जाएगा।
तो ये जो 220 करोड़ का केपेक्स है, they'll fund with a mix of IPO proceeds, some term loans and उनके अपने internal accruals. तो the rationale for this capex is to improve overall margins once the technical plant is fully operational. तो margins की मैं आगे जाके बात करूंगा कि थोड़े depressed है right now, तो क्यों है वो उसकी बात कर लेता हूँ. To support the operations of both the B2B and B2C business, as the technicals which were once sourced externally, they will be made in-house. तो कैप्टिव कंजम्पशन कितना होने वाला है उसकी भी मैं आगे जाके बात करूंगा. टू बी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव फॉर पेनिट्रेटिंग द एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड टू कैपिटलाइज अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक एंड एनिमल हेल्थ वर्टिकल. तो एक्सपोर्ट का यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि धानुका ऑल्सो हैज अ ऑलमोस्ट सिमिलर नैरेटिव. वो लोग भी पहले फॉर्मुलेशंस में थे एंड टू टैप इनटू द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी वो लोग अभी दहेज में टेक्निकल्स का प्लांट सेटअप किए जो अभी रिसेंटली ऑनलाइन आ चुका है और उन्होंने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया. तो धर्माज इज ऑल्सो ऑलमोस्ट फॉलोइंग अ सिमिलर नैरेटिव. मतलब पहले पूरा डोमेस्टिक बिजनेस था और जो एक्सपोर्ट था भी तो B2B था. B2C में B2C या इसका कुछ एक्सपोर्ट नहीं था. तो टेक्निकल्स का प्लांट वो लोग भी सेटअप कर रहे ताकि एक्सपोर्ट मार्केट को वो लोग टैप कर सके. तो दिस इज वन कंपैरिजन बिटवीन धानुका एंड धर्माज. तो ये जो प्लांट सेटअप कर रहे हैं उसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स है जिसमें दो में इंटरमीडिएट्स बनाएंगे एंड वन विल बी अ मल्टीपर्पज ब्लॉक जिसमें टेक्निकल्स बनाएंगे. तो वो जो 2 इंटरमीडिएट्स के ब्लॉक्स है उसमें साइपरमेथ्रिक एसिड क्लोराइड और मेटाफिनोक्सीबेंजाल्डिहाइड बनाएंगे 2500 टन ईच. तो 5000 इसका हो गया. और जो रिमेनिंग टेक्निकल्स का मल्टीपर्पज ब्लॉक है उसमें 3000 टन का टेक्निकल्स वो लोग बिठाने वाले हैं. तो ये टेक्निकल्स जो इसमें बनाने वाले सम ऑफ द टेक्निकल्स आर बाइफेंथ्रीन, लैम्डासाइलोथ्रीन, साइपरमेथ्रीन एंड अदर्स. तो जो उनके की ब्रांडेड फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स है अगर आप उनका इसी स्टडी करते हो तो एटलीस्ट जो उनके की ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में जो टेक्निकल्स जाते हैं उसके लिए उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई किया है. और जो टेक्निकल्स का एप्लीकेशन उन्होंने किया है उसमें से कुछ टेक्निकल्स के लिए उन्होंने इंटरमीडिएट्स का भी एप्लीकेशन किया है. तो फॉर एग्जाम्पल आप बताऊं तो उनका एक प्रोडक्ट है प्रूधर जिसमें साइपरमेथ्रिन जाता है. तो साइपरमेथ्रिन के लिए इंटरमीडिएट इज सीमैक, फिर सीमैक से फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके साइपरमेथ्रिन बनता है एंड फिर साइपरमेथ्रिन से वो लोग अपना वो प्रूधर फॉर्मुलेशन बनाते हैं. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर दैट प्रोडक्ट्स. तो अगर आप इसी स्टडी करते हो अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उन्होंने एटलीस्ट अपने की फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स के लिए तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन डाला. तो दैट इज ओके. मतलब सारे प्रोडक्ट्स के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन डालने की जरूरत नहीं होती. एटलीस्ट की प्रोडक्ट्स के लिए तो होना ही चाहिए ताकि आप कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो सके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईसी की जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे रीड करना है. ये जो वीडियो है इसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. ईसी के साइट पे जाके आप इंडिविजुअल कंपनीज का जो कैपेक्स चल रहा है उसमें काफी डिटेल दे देते हैं कि उसमें टेक्निकल क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, कंप्लीट थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट भी आ जाता है. बट इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स यू वेरी वेल कि यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू चेन क्या हो सकती है. ओके, सो ये जो टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स है तो 60 to 70% इंटरमीडिएट्स एंड 20 to 25% टेक्निकल्स विल बी यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन एंड द रिमेनिंग विल बी सोल्ड इन द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट्स. तो यहाँ पे 60 to 70% यूटिलाइजेशन दे प्लान टू अचीव इन 2 years एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इन 3 years. इस प्लांट से स्पेसिफिक 50 करोड़ रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड इन FY24 एंड 150 करोड़ इन FY25. तो अब आते हैं उनके फाइनेंशियल्स पे. तो यहाँ पे आप उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकते हो फॉर द लास्ट 5 years. तो रेवेन्यूज तो कंसिस्टेंटली बढ़े, मतलब 63 करोड़ से 530 करोड़ गए, 8x बढ़ा है. बट जो आप इबिटडा लेवल पे देख सकते हो मार्जिन हमेशा 9-10% के रेंज में रहे, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाया. तो द रीजन फॉर दिस इज मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज हैज कम्स फ्रॉम द B2B बिजनेस. तो B2B बिजनेस में मैंने आपको मार्जिन पर्सपेक्टिव दिया था. तो सिंस मेजॉरिटी रेवेन्यू इसी बिजनेस से आ रहा है तो मार्जिन थोड़े डिप्रेस्ड है राइट नाउ. बट द बेस्ट पार्ट हियर इज कि उन्होंने अपना वर्किंग कैपिटल काफी अच्छे से मैनेज किया है. तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट में. तो रिसीवेबल्स 2 महीने के रेंज में रहे हैं. इन्वेंट्री भी ओवर टाइम वो लोग 2 महीने तक लेके आए. पेएबल डेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो. तो वर्किंग कैपिटल उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है. बट देन अनदर पॉइंट हियर इज वो लोग CFO EBITDA उनका लास्ट 5 years के लिए 18% ही रहा है. तो इससे आपको ये समझ में आता है कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है. तो CFO EBITDA इज अनदर मेट्रिक बाय विच यू कैन असेस द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो ये
पंजाब के लिए 50% से ऊपर रहा है, एंड धानुका के लिए भी इट हैज बीन इन द रेंज ऑफ 60 to 70%. So these are two companies other with Dharmaj Cropguard एग्रोकेमिकल सेक्टर में जिन्होंने वर्किंग कैपिटल काफी एफिशिएंटली मैनेज किया है वर्सेस द अदर प्लेयर्स जिनका हमने वीडियोस कवर किया है, जैसे कि प्रॉब्ली भारत रसायन, राइट. सो अब आते हैं उनके फ्यूचर आउटलुक पे. तो करंटली सिर्फ 27% रेवेन्यूज B2C बिजनेस से आ रहा है. तो दे प्लान टू टेक दिस रेवेन्यूज टू 32 to 35% इन द कमिंग ईयर्स. They also plan to expand their presence in 6 states और उसके लिए वो लोग aggressively marketing and distribution कर रहे हैं, पूरा setup कर रहे हैं उसके लिए. तो 20 states में presence है, तो 6 states में और presence बढ़ाने का plan कर रहे हैं. उनके current जो molecules है right now they are mostly generic, कोई specialty molecules है नहीं उनके पास. तो they are planning to tie up with innovator companies so that उनसे वो लोग molecules in license करके इंडिया में बेच सके. तो ये मॉडल राइट नाउ धानुका और पीआई मोस्टली फॉलो करते हैं इंडिया में. तो धर्माज इज प्लानिंग टू फॉलो दिस मॉडल गोइंग फॉरवर्ड. जो टेक्निकल्स वो लोग साइका में लेके आ रहे हैं उसमें 13 टेक्निकल्स के लिए उनको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, और ये रजिस्ट्रेशन उनको बांग्लादेश, जाम्बिया, ईरान, सोमालिया, दुबई, वियतनाम, तो काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रीजन्स में, काफ़ी सारे ओवरसीज रीजन्स में उन्होंने अप्लाई किया, विच शोज दैट दे आर ऑल्सो सीरियस अबाउट दिस एक्सपोर्ट बिजनेस. तो फाइनली आते हैं उनके रिस्क पे. तो ये एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस एज वी हैव मेंशन्ड इट्स अ सीजनल बिजनेस, तो एक सीजनलिटी का रिस्क आता है. तो सीजनलिटी का रिस्क इज ड्यू टू द मॉनसून्स विच आर मतलब मॉनसून्स काफ़ी रैंडम होते हैं. किसी साल में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, किसी साल में बारिश होगी ही नहीं. मतलब 2015 से 19 के बीच में तो ऑलमोस्ट एक ड्रॉट पीरियड चल रहा था इंडिया में. तो दैट्स द साइक्लिकल नेचर ऑफ मॉनसून, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी सिक्लिकल होती है. सेकेंड इज रेगुलेटरी रिस्क. तो यहाँ पे एग्रोकेमिकल्स में सिंस दे आर टॉक्सिक केमिकल्स, तो बैन लगना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. तो अगर कंपनी के कोई प्रोडक्ट्स को बैन लगता है तो इट कैन अफेक्ट द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी. एंड फाइनली फॉरेक्स रिस्क जो आएगा, क्योंकि सिंस वो लोग एक्सपोर्ट मार्केट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो जो मार्केट्स में वो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो करेंसी रेट्स के फ्लक्चुएशंस उनको अफेक्ट करेंगे. तो दीज आर द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस ऑफ द कंपनी. राइट. तो एक काफी एक डिटेल वीडियो था विच इज कवर्ड बाय द आदित्य एंड मी. तो ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन. अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वैल्यू एजुकेटर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. तो ऐसे ही अलग अलग बिजनेस जो है हम कंटिन्यूसली कवर करते हैं. काफ़ी बिजनेसेस जो है एग्रोकेमिकल्स के भी और बाकी सेक्टर्स के भी हमने माइक्रोकैप क्लब में शेयर किए हैं, विच हैज़ डन वेरी वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो माइक्रोकैप क्लब इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन सर्विस. हम वहाँ पर कोई टिप्स या बेसिकली कोई रिकमेंडेशंस या सजेशंस या एडवाइस नहीं देते हैं. हम हमारा जो रिसर्च करते हैं वो हम शेयर करते हैं, एंड देन इंडिविजुअल मेंबर जो है वो उनके अकॉर्डिंगली या उनके नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो इंडिविजुअल जो पोजीशंस है वो यहाँ पर लेते हैं. माइक्रोकैप क्लब ये एक बेसिकली रिसर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है. काफ़ी अलग अलग आइडियाज़ मैंने वहाँ पर शेयर किया है. स्कटलबट हम जो करते हैं, कंपनीज को जाके हम विजिट करते हैं, मैनेजमेंट के साथ हम डिस्कशन करते हैं, वो इंडस्ट्री में क्या कंपटीशन है इसके बारे में देखते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करते हैं. तो ये जो ऑन ग्राउंड डेटा है वो हम माइक्रोकैप क्लब में यहाँ पर हम शेयर करते हैं. माइक्रोकैप क्लब में 50 से ज़्यादा अलग अलग कंपनीज पे रिपोर्ट्स हमने लिखे हैं जो क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है. बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट्स को हम वैल्यू एजुकेटर के माइक्रोकैप क्लब के प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, जहाँ पर काफ़ी इंसाइट्स हमें मिलते हैं जिससे इंडिविजुअल जो मेंबर्स है वो उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं. तो यदि आपने अब तक माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और यदि आप एक इन डेप्थ रिसर्च प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो डेफिनेटली माइक्रोकैप क्लब विल बी द राइट चॉइस फॉर यू. तो इसकी जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पर देख सकते हो, और इसकी जो लिंक है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो यदि आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है अब तक. तो ऐसे ही जो डिटेल वीडियोस है अलग अलग माइक्रो एंड स्मॉल कैप्स के रिलेटेड हम हर सैटरडे को 11 o'clock को शेयर करते हैं आपके साथ. तो हर सैटरडे को ऐसे जो वीडियोस है वो देखते रहे, इनको मिस मत कीजिए. तो ऐसे ही डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे. सो स्टे ट्यून विद द वैल्यू एजुकेटर चैनल.